नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल टेस्टी लर्निंग। दोस्तों, हमारे कई सारे फ्रेंड्स ने जो है कमेंट्स के माध्यम से हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ जो है संविदा और करार के बीच में अंतर को स्पष्ट करें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो संविदा और करार के बीच में जो अंतर होता है उसके ऊपर है। तो बिना कोई देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। जो भी वीडियोस आती हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स के माध्यम से अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि संविदा और करार में क्या अंतर है। ओके, तो लेट बी स्टार्ट। संविदा और करार में अंतर। ओके, तो संविदा और करार में जो अंतर है उसको समझने के लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि संविदा और जो करार होता है इनमें जो भी अंतर होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अंतर होते किस किस आधार पे है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि कुछ मतलब इनके आधार अलग अलग बनाए हुए हैं, तो हम लोग उस हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं जिससे कि चीज़ें बहुत क्लियर हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ने बनाया हुआ है कि संविदा और करार में जो अंतर है वो उसके डिफिनीशन के आधार पे। ओके, तो डिफिनीशन के आधार पे संविदा और करार में क्या अंतर है इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो करार कहलाता है। ओके, प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो करार कहलाता है, जबकि ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो संविदा कहलाता है। ओके, तो डिफिनीशन तो आप सारे लोगों को याद ही होगा, इन दोनों चीज़ों का दोनों का डिफिनीशन याद ही होगा। तो डिफिनीशन को हम लोग दिमाग में रखेंगे जिससे कि हम लोगों को जो अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है डिफिनीशन के माध्यम से वो पता चले। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस टाइप का फिर अंतर होता है इसमें। ओके, तो निर्माण के आधार पे, क्रिएशन के आधार पे, तो मतलब दोनों चीज़ें हैं, संविदा और करार कैसे बनते हैं तो उस हिसाब से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो करार का निर्माण प्रस्ताव की स्वीकृति और प्रतिफल से होता है, जबकि संविदा का निर्माण करार की विधि द्वारा परिवर्तनीयता से होता है। ओके, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि करार का निर्माण प्रस्ताव की स्वीकृति। आपको पहले ही मैंने बताया कि कोई भी करार बनने के लिए जरूरी है कि कोई ए हो जो कि कोई प्रपोजल रखे बी के सामने, एंड बी क्या करे, उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर ले। तो जब ए ने बी के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया तो उसका एक प्रतिफल बना। जो प्रतिफल और ये स्वीकृति और प्रस्ताव ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, करार बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। एंड फाइनली वो एग्रीमेंट अगर विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जाए, इनफोर्सेबल बाय द लॉ हो जाए, तो क्या हो जाता है, वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, संविदा बन जाती है। ओके, तो निर्माण के आधार पे इनमें जो अंतर है क्या है कि भैया स्वीकृति और प्रतिफल से जो बनता है वो क्या बनता है, करार बनता है, एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट को अगर हम लोग विधि द्वारा परिवर्तनीय कर दें तो क्या बन जाएगा, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी। ओके, तो आगे हम लोग समझते हैं प्रकृति, नेचर के आधार पे। ओके, तो नेचर के आधार पे क्या डिफरेंसेस हैं, नेचर के आधार पे डिफरेंसेस हैं कि करार की जो प्रकृति होती है वो वैधानिक और अवैधानिक दोनों प्रकार की हो सकती है। करार जो एग्रीमेंट है वो वैधानिक भी हो सकता है और अवैधानिक दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब वो विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा, मतलब वो वैधानिक रूप से होगा तभी वो एग्रीमेंट हो पाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस होता है कि एग्रीमेंट जो है वो लीगल और लीगल दोनों तरीके का हो सकता है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट अगर बनेगा तो वो विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा तभी बनेगा, और जब विधि आ जाएगी तो फिर अब जो वो अनलीगल नहीं हो सकता। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं क्या है परिवर्तनीयता, इन्फोर्सिबिलिटी के आधार पर। जैसा कि इन्फोर्सिबिलिटी जैसे ही शब्द आता है, परिवर्तनीयता जैसे ही शब्द आता है, तुरंत एक बात बहुत क्लियर कट आ जाती है कि अगर कोई भी सिस्टम जो भी बन रहा है वो अगर इन्फोर्सेबल बाय द लॉ हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर इन्फोर्सेबल बाय द लॉ नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो संविदा वो करार हो जाएगा। केवल उन्हीं करारों को परिवर्तनीय कराया जा सकता है जिनमें वैध संविदा के आवश्यक लक्षण हो, जबकि संविदा का विधि द्वारा परिवर्तनीय होना आवश्यक होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इफेक्ट्स के आधार पे, प्रभाव के आधार पे। सामान्यतः करार पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं। करार क्या होता है, जब भी एग्रीमेंट बनेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट दोनों पक्षकारों के बीच में दायित्व को उत्पन्न करते हो, लेकिन जैसे ही वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा
तुरंत दोनों पक्षकारों के बीच में बिल्कुल दायित्व उत्पन्न हो जाएंगे। ओके, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तुरंत दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट है, तो दायित्व का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, दायित्व का होना बहुत आवश्यक नहीं होता है। पहले ही आपको बताया जा चुका है कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सॉरी, कोई भी अगर एग्रीमेंट बन रहा है तो हो सकता है वो बाद में चल करके कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ओके, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही है, इट मीन्स एग्रीमेंट था तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके, तो यहाँ पे एक बात निकल करके सामने आती है कि भाई दायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं, पक्षकारों के मध्य में दायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं, बट संविदा के उपरांत पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आधार, ग्राउंड्स के आधार पे। ग्राउंड्स के आधार पे क्या होता है? करार का आधार प्रस्ताव और स्वीकृति का प्रतिफल है। प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों मिल करके जो प्रतिफल बनाती हैं, यही तीन चीज जो होते हैं, ये क्या होते हैं? आधार होते हैं, ग्राउंड होते हैं किसके? एग्रीमेंट के। जबकि संविदा का आधार करार होता है, करार से, एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ओके, तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जिसको आप लोग दिमाग में रखोगे तो कभी भी दिमाग से उतरेगा नहीं, आप भूलोगे नहीं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट, आवश्यक तत्वों के आधार पर, एसेंशियल्स के आधार पर क्या होता है? करार के लिए आवश्यक तत्व प्रस्ताव और स्वीकृति होते हैं। मैंने पहले ही आप लोग डिफिनीशन में आप लोग पहले से ही जानते हैं कि आवश्यक तत्व क्या है एग्रीमेंट के लिए? प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ये दो चीजें हैं, दैट मीन्स एग्रीमेंट बन सकता है। जबकि संविदा के कई आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे करार, एग्रीमेंट होना आवश्यक है, पक्षकार, दो पक्षकार होने आवश्यक है, और पक्षकार जो है सक्षम हो, ये भी आवश्यक है। भाई पक्षकार का संविदा करने में सक्षम होना ये भी आवश्यक है। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति का होना भी आवश्यक है, और संविदा का वैधानिक प्रतिफल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका जो प्रतिफल हो वो वैधानिक हो, लीगल। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं, चार पांच पॉइंट है, जिसको आप समझ लेंगे, रट लेंगे, तो आपको लाभ ये मिलेगा कि ओवरऑल कहीं भी आपको अगर डिफरेंस दिखाना होगा तो आप फटाफट उस पॉइंट्स के आधार पर आराम से दिखा पाएंगे। ठीक है, तो आशा है ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इसको समझ सकें, इसको अच्छे तरीके से जान सकें। ओके, तो ऑल ओवर लास्ट में आप सारे लोगों का दिन जो है बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ओके, बाय।